आज हम भारत के इतिहास और वर्तमान की एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। हाँ। और इसके लिए हमारे पास विकिपीडिया के कुछ अंश हैं, कुछ नोट्स हैं। मकसद यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मतलब आज के भारत तक की इस लंबी कहानी के कुछ अहम और दिलचस्प पहलुओं को समझें। हाँ, और ये स्रोत तो काफी विस्तृत लग रहे हैं, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक चुनौतियों तक। बिल्कुल। तो देखते हैं ये चर्चा हमें कहाँ ले जाती है। शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से। स्रोतों में सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र है। हाँ? जो करीब 2600 ईसा पूर्व अपने कह सकते हैं चरम पर थी। अपनी शहरी योजना के लिए जानी जाती थी। सही कहा, वो योजना और व्यवस्था। और उसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य का जिक्र आता है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसकी शुरुआत की। हाँ। लेकिन अशोक का वो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाना, वो एक बड़ा मोड़ था। हाँ, और फिर धम्म के जरिए शासन चलाना, ये इतिहास का वाकई एक बड़ा मोड़ था, जैसा ये स्रोत बता रहा है। उनके शिलालेख भी तो थे। बिल्कुल, और वो सिर्फ धार्मिक नहीं थे, उनमें शासन और नैतिकता के संदेश भी थे। और फिर गुप्त साम्राज्य, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है ना? हाँ बिल्कुल, स्रोत यही बताते हैं इस दौरान कला, विज्ञान, साहित्य सब में विकास हुआ। हाँ, काफी विकास हुआ और भारतीय संस्कृति का प्रभाव भी फैला, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया तक। अच्छा, जिसे वृहत्तर भारत कहते हैं। हाँ, वो भारतीय विचारों और संस्कृति का प्रसार एक तरह से। ये सांस्कृतिक प्रभाव तो महत्वपूर्ण है। हाँ, इसके बाद मध्यकाल में हम देखते हैं कि भारत में कई क्षेत्रीय ताकतें उभरी। जैसे दक्षिण में चोल साम्राज्य। बिल्कुल, चोल जिन्होंने 11वीं सदी में काफी इलाके जीते और समुद्री व्यापार में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। व्यापार की बात आई है तो स्रोत केरल के मसाला व्यापार का जिक्र करते हैं। हाँ, वो तो हजारों साल पुराना बताया गया है, करीब 3000 ईसा पूर्व से। सोचिए, और साथ ही रेशम मार्ग का भी भारत पर असर रहा होगा। हाँ, यकीनन। व्यापार ने सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बदली, संस्कृतियों को भी जोड़ा। बिल्कुल। और इसी दौर में भारतीय गणित का दुनिया पर गहरा असर पड़ा। हाँ, वो हिंदू अरबी अंक प्रणाली, जिसका जिक्र है स्रोतों में। हाँ, जिसे आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ये भारत की एक बहुत बड़ी देन है। इसके बाद फिर मुगल साम्राज्य का दौर आया। हाँ, मुगल, जिसने भारत के बड़े हिस्से पर एक मजबूत मतलब केंद्रीकृत शासन स्थापित किया, और वास्तुकला, कला, प्रशासन, उनका योगदान काफी रहा। हाँ, बहुत। फिर आता है ब्रिटिश दौर। हाँ। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे गवर्नर जनरल रहे। हाँ। और बड़े पैमाने पर रेलवे का निर्माण हुआ। हाँ, और रेलवे के बारे में स्रोत बताते हैं कि इसका दोहरा मकसद था। अच्छा। एक तो संसाधनों को बंदरगाहों तक पहुंचाना, हाँ, और दूसरा सेना को तेजी से कहीं भी भेजना, मतलब नियंत्रण बनाए रखना। नियंत्रण। फिर 1857 के विद्रोह के बाद शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। ब्रिटिश राज। हाँ, जिसे ब्रिटिश राज कहते हैं। 1876 में महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित हुई। और इसी दौर में वो मलेरिया वाली खोज भी हुई थी ना, कैसे फैलता है। हाँ हाँ, वो भी इसी दौर की बात है। एक और अहम पहलू जिसका जिक्र है वो है भारतीय अनुबंध प्रणाली। हाँ, गिरमिटिया व्यवस्था। इसके तहत लाखों भारतीयों को स्रोत बताते हैं करीब 35 लाख। हाँ, बहुत बड़ी संख्या है ये। उन्हें खेतों और निर्माण कार्यों के लिए दुनिया के दूसरे हिस्सों में ले जाया गया, अक्सर बहुत मुश्किल हालात में। ये औपनिवेशवाद का एक कह सकते हैं स्याह पहलू था। लेकिन इसी दौर में भारत में सामाजिक और बौद्धिक जागृति भी आई, जैसे बंगाल पुनर्जागरण। हाँ, राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल, इन जैसे विचारकों ने समाज सुधार और आधुनिक शिक्षा की बात की। इसने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन को भी प्रेरित किया। और फिर स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन की भूमिका तो केंद्रीय भूमिका थी। हाँ, स्रोत ये भी बताते हैं कि देश के विभाजन को लेकर अलग अलग मत थे। हाँ, कुछ पक्ष में थे तो कुछ इसके सख्त खिलाफ। और आखिरकार 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन विभाजन का दर्द भी साथ लाया। बिल्कुल, आजादी के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। इसकी संघीय संरचना है। हाँ, जिसमें आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 1991 के बाद वो आर्थिक उदारीकरण हुआ। हाँ, उसने विकास को एक नई रफ्तार दी। हालांकि गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियां वो आज भी बनी हुई हैं। हाँ, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, वो चुनौतियां कायम हैं। तो हमने सिंधु घाटी की प्राचीन शहरी सभ्यता से लेकर आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश बनने तक भारत की एक झलक देखी। हाँ, साम्राज्यों का बनना बिगड़ना, संस्कृतियों का मिलना, उपनिवेशवाद का असर और आजादी के बाद की कहानी। बिल्कुल।
इन स्रोतों से जो एक बड़ी तस्वीर उभरती है वो है निरंतरता और बदलाव का संगम। मतलब हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक और दार्शनिक जड़ें आज भी मौजूद हैं। सही। लेकिन साथ ही पिछले 70-80 सालों में जबरदस्त आर्थिक और सामाजिक बदलाव भी हुए हैं। हाँ, ये तो है। हमने देखा कि कैसे व्यापार ने दुनिया को जोड़ा, कैसे गणित जैसे विचारों ने वैश्विक ज्ञान को समृद्ध किया, और उपनिवेशवाद ने समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरी छाप छोड़ी। हाँ, स्थायी प्रभाव डाला। आज भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है और दुनिया में एक अहम भूमिका निभा रहा है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अपनी गहरी ऐतिहासिक जड़ों, इतनी विविधता और बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के साथ 21वीं सदी में भारत दुनिया पर क्या असर डालेगा और खुद कैसे बदलेगा?